हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लीग लास्ट फेज में आ चुकी है अपने, और इंटरेस्ट बन चुका है, एक्साइटमेंट क्रिएट हो चुकी है, और अब हर एक दिन प्लेऑफ्स के लिए सिचुएशंस चेंज हो रही हैं। टेबल हर रोज बदल रहा है। टीमें जो प्लेऑफ्स में थी वो प्लेऑफ से बाहर हो रही हैं, कुछ टीमें बहुत अच्छा स्ट्रांग होती जा रही हैं। तो बहुत कुछ बदल रहा है टेबल के अंदर। सभी के ऊपर पिछले 3 दिन में जो गेम्स हुए हैं उनके ऊपर थोड़ा कुछ गेम्स के बारे में बात करेंगे, कुछ टीमों के बारे में बात करेंगे, और इन डिटेल में रिव्यू करेंगे। आपको क्या करना है, चैनल को करिए सब्सक्राइब, वीडियो को करिए लाइक, और उसके बाद हम इन डिटेल में बात करते हैं। आज मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं एक सवाल लेकर आया हूं कि हम जब ऑक्शन में बैठते हैं और हम ऑक्शन देखते हैं तो वहां पर ऐसा क्यों होता है कि डिफेंडर्स 2 करोड़ या अराउंड 2 करोड़ के आसपास में बहुत से डिफेंडर जैसे शादलू, फजल अतराचली, सुनील कुमार, अ, और भी बहुत से डिफेंडर ऐसे हैं जो इंडियन डिफेंडर्स हैं, जैसे सागर राठी। ये सब डिफेंडर्स क्यों इतने महंगे बिकते हैं, क्यों टीमें ऐसे बेसब्री से इनके पीछे पैसा लगाती हैं? क्या रीजन हो सकता है? अब अगर आप पिछले 2 दिन के गेम्स देखेंगे, स्पेसिफिकली कुछ टीमें जो हार रही थी अब जीती हैं। उसमें मैं कहूंगा बंगाल वॉरियर्स, उसमें मैं इवन कहूंगा गुजरात टाइटंस। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो उसमें मैं कहूंगा बंगाल वॉरियर्स देखिए, आप गुजरात टाइटंस देखिए, इवन आप पटना पायरेट्स देखिए। ये टीमों को जब आप देखते हैं तो आपको दिखता है कि वो जो मैचेस उन्होंने जीते हैं वो कहाँ जीते हैं, वो डिफेंस में जीते हैं। डिफेंडर्स के साथ जब परफॉर्मेंस आती है तो आप मैचेस जीतते हैं। और उसी को देखते हुए अगर आप 2-3 गेम देखेंगे तो प्योर डिफेंडर मास्टर क्लास पर कुछ टीमें जीती हैं। उन सभी गेम्स के ऊपर बात करेंगे। उसके साथ मैं पहले टेबल पर एक बार नजर डालता हूँ, क्योंकि टेबल अब काफी इंटरेस्टिंग हो गई है। टीमें बहुत शफल हो गई हैं, तो एक बार उसको देखते हैं क्विकली। अगर आप टेबल को देखेंगे तो 1 और 2 पुनेरी पल्टन और दबंग दिल्ली वो क्वालिफाई कर चुके हैं, वो 1 और 2 पर ही फिनिश करेंगे, तो वहां पर बिल्कुल सॉर्टेड है सिचुएशन। उसके बाद अगर मैं देखूं तेलुगु टाइटंस और बेंगलुरु बुल्स, इन दोनों के गेम्स के ऊपर जब मैं बात करूंगा तो इनके टेबल की पोजीशन पर भी थोड़ी सी बात करूंगा। बट अभी के लिए अगर हम कॉन्टेक्स्ट के लिए देखें तो ये भी काफी अच्छी सिचुएशन में दिख रहे हैं। उसके बाद हरियाणा स्टीलर, ये एक बड़ा चेंज दिख रहा है, क्योंकि हरियाणा स्टीलर्स 2-3 दिन पहले तक बिल्कुल 7th 8th 9th पे घूम रहे थे, बाहर भी हो गए थे प्लेऑफ से। अब एकदम सडनली वो 5th पर आ गए क्योंकि 2 मैचेस जीते हैं। वहीं पे अगर हम यू मुंबा को देखें तो उनका भी सिचुएशन हॉट एंड कोल्ड चलता है, कभी वो जीत रहे हैं कभी हार रहे हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा सा है। वहीं पे अगर हम देखें गुजरात टाइटंस मुझे लगता है काफी एक अच्छा उन्होंने लीप लिया है यहाँ पर, और जिस तरीके से वो 7th हो गए टेबल में, उनके लिए मुझे लगता है थोड़ा सा अब सिचुएशन बेटर दिख रहे हैं, जैसा वो लास्ट वीक तक थे उसके हिसाब से। वहीं पे मुझे लगता है तमिल तलाइवास और जयपुर पिंक पैंथर, ये दोनों टीमें जिस तरह की इनकी अगर आप फॉर्म देखेंगे और जैसे ये गेम दिखा रहे हैं, ये एक बड़ा कंसर्निंग फैक्टर मेरे लिए इस वक्त, अगर इनका मैं गेम देखूं। और उसके बाद आपकी यूपी ओदास, बंगाल वॉरियर्स और पटना पायरेट्स, ये दो तीनों ऐसी टीमें जिनके रिदम्स आए हैं थोड़े थोड़े और ग्लिम्स दिखे हैं गेम्स में। बट क्या वो चीज आगे कंटिन्यू करेंगे, जो बचे हुए गेम्स हैं, वो एक बड़ा क्वेश्चन। ओके, जो 6 7 8 9 10th पर है, अगर मैं वो भी देखूं, क्योंकि अगर आप टेबल में देखेंगे तो एक गैप है जहां पर 6 पोजीशन पर जो टीम है वो 16 पॉइंट पर है, और जो 7th पर है वो 12 पॉइंट्स पर है। तो वो जो एक 4 पॉइंट का गैप है, मुझे लगता है वो थोड़ा सा कंफर्टेबल करेगा ऊपर वाली टीम्स को, और वो थोड़ा अपनी प्लेऑफ्स की होप ज्यादा कंसीडर कर कर चलेंगे। वहीं पर नीचे मुझे लगता है थोड़ा शफलिंग का स्कोप अभी भी है। उस पे मैं तब बात करूंगा जब मैं उनके अपकमिंग फिक्सचर्स देखूंगा बाद में इस वीडियो में। बट हाँ, अभी के लिए मुझे लगता है कि काफी एक कंसोलिडेटेड पोजीशन 5 6 तक जो है वो हो चुकी है टीमों की, और वो उन पर कंटिन्यू करने वाले हैं। बाकी कैसा होता है वो देखेंगे। गेम्स की तरफ चलते हैं, पहले परसों के गेम्स की बात करता हूँ, क्योंकि परसों जो 3 गेम हुए ना उन्होंने मुझे लगता है कि काफी हद तक डायनेमिक्स चेंज किए हैं, जिसमें मैं सबसे पहले कहूंगा बंगाल वॉरियर्स का गेम, तो बंगाल वॉरियर्स और तेलुगु टाइटंस के गेम की, क्योंकि दोनों ही टीमों के लिए उस गेम का कॉन्टेक्स्ट बहुत अलग था। तेलुगु टाइटन जहां अपने प्लेऑफ्स की होप को कंफर्म करने के लिए उतर रहे थे, वहीं बंगाल वॉरियर्स उस होप को अलाइव रखने के लिए उतर रहे थे। और जो चीज मैं उनके लिए पहले दिन से बोल भी रहा था कि बंगाल वॉरियर्स, आपका डिफेंस जब तक काम नहीं करेगा आप मैचेस नहीं जीतेंगे। आपकी डिफेंस की प्रॉब्लम है, रीडिंग प्रॉब्लम नहीं है। और वो चीज इस गेम में मुझे सॉल्व होती हुई दिखी।
क्योंकि अगर आप देखेंगे जिस तरीके से परफॉर्म किया डिफेंडर्स ने और डिफेंस जिस तरीके से खेला है, उससे ये दिखा कि एक्चुअल में उनके लिए मैच जीतने का की जो था वो डिफेंस था। जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी है प्लेयर्स ने, जैसे आप प्रतीक का परफॉर्मेंस देखें या इवन आप दीपक का परफॉर्मेंस देखें, वो उस तरह का गेम प्ले आप मिस कर रहे थे अपने डिफेंस से। देवांग दूसरी तरफ उन्होंने एक बार फिर एक अच्छा रेडिंग शो पुट किया, 17-18 पॉइंट लिए। तो उनकी तरफ से परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, उनका पिछले 2 या 3 गेम में थोड़ा डिप जरूर दिखा था, बट अब लास्ट गेम में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, उसके साथ डिफेंस ने परफॉर्म किया। और इवन अगर मैं गेम को देखूं, जिस तरीके से डिक्टेट किया डिफेंस ने, वो बताता है कि कितना जरूरी था उनके डिफेंस के लिए परफॉर्म करना। यहाँ पर मैं एक डिफेंस की तारीफ कर रहा हूँ, वहीं अगर मैं दूसरी तरफ देखूं तो तेलुगु टाइटंस का भी डिफेंस पूरा नहीं खेला, बट वो एक फेज मुझे ऐसा लगता है आया जब फर्स्ट हाफ से पहले और सेकंड हाफ के स्टार्ट में, वो एक आप मैं कहूंगा लास्ट के 10 मिनट और पहले 10 मिनट, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ के बीच, वो एक ऐसा फेज मुझे दिखा जहां पर एकदम एकदम स्विच ऑफ दिखी मुझे तेलुगु टाइटंस। और वही एक टाइम था जहां पर बंगाल वॉरियर्स ने कमबैक किया और वो रिदम पिक की। और क्योंकि अगर आप लास्ट के 10 मिनट देखेंगे तो तेलुगु टाइटंस ने काफी अच्छे से कमबैक किया और काफी ज्यादा उन्होंने गेम को कंट्रोल किया। बट वो एक बीच का फेज मुझे लगता है थोड़ा प्रॉब्लम, थोड़ा सा लेफ्ट कॉर्नर मुझे लगा बिल्कुल ऑफ शेडो दिखे। जिस तरीके से अक्सर खेलते हैं अंकित वैसा नहीं खेले, क्योंकि बाकी डिफेंस अच्छा खेल रहा था, अभी ने अच्छा परफॉर्म किया। इवन मुझे लगता है दोनों कॉर्नर ही मैं कहूंगा कि थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिखे आज। और वो होना भी था क्योंकि रेडिंग उस तरीके से हो रही थी हिमांशु और देवांग की तरफ से कि वो टारगेट कर रहे थे कॉर्नर्स को, और कवर्स उस तरह का कॉम्बिनेशन नहीं दिखा पा रहे थे। तो वो देखते हुए मुझे लगता है थोड़ा सा वहां पर तेलुगु टाइटन स्ट्रगल की। बट ओवरऑल मुझे लगता है अब बंगाल वॉरियर्स को इस तरीके के गेम से, जो बचे हुए गेम्स हैं वहां पर थोड़ा पिक कर कर परफॉर्म करना होगा, अगर अभी भी वो प्लेऑफ्स का एक आउटसाइड चांस क्रिएट करना है। पर उसके साथ जो 2 गेम और हुए उसमें गुजरात टाइटंस और तमिल तलाइवास के गेम की बात करता हूँ। उस गेम में जैसे मैं डिफेंस को अप्रिशिएट कर रहा हूँ, मुझे लगता है गुजरात ने जिस तरीके से डिफेंस दिखाया उस गेम में, आप शादलू की बात करें, वो जिस दिन अपना एक गेम पुट करते हैं उस दिन वो गेम को अच्छे से कंट्रोल करते हैं और वन साइडेड बनाते हैं। बट उससे ज्यादा मुझे लगता है उनको अभी भी एक कंसर्न जरूर रहेगा कि उनके बाकी डिफेंडर्स जैसे लकी शर्मा या इवन जो कवर्स खेल रहे हैं उसमें थोड़े अभी भी मुझे लगता है फ्लॉज हैं। बट हाँ, शादलू का परफॉर्म करना वो दिखता है कि उस तरह की रिक्वायरमेंट है टीम को उनकी परफॉर्मेंसेस की। बट मांशु ने जिस तरीके से रेडिंग की और जिस तरीके से उनको साथ मिला बाकी रेडर्स का, चाहे वो ऑलराउंडर्स जो ऑलराउंडर उन्होंने प्लॉट किए, क्योंकि मुझे लगता है एक अच्छा टैक्टिक्स ये जरूर था कि 2 ऑलराउंडर्स को खिलाया, विश्वनाथ को खिलाया, उनको रेडिंग की तरफ ज्यादा रखा और एक ऑलराउंडर को थोड़ा डिफेंसिवली रखा, जो मुझे लगता है एक अच्छी टैक्टिक गुजरात के लिए, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके पास मल्टी वेरिएशन के प्लेयर्स हो जो आपको रेड भी दें डिफेंस भी दें, स्पेशली जब आपकी टीम में प्लेयर्स परफॉर्म ना कर रहे हो स्पेसिफिक वाले। तो उन केसेस में मुझे लगता है कि वहां पर आप इस तरीके के प्लेयर्स को डालना जो आपको मल्टी वेरिएशन देते हैं वो एक अच्छी अच्छी टैक्टिक। हमने अगर मैं देखूं तमिल तलाइवास, वहां अब मुझे लगता है थोड़े से प्रॉब्लम्स बढ़ गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनका फॉर्म भी है अभी सीजन में, जिस तरीके से आ रहे हैं पिछले 3 गेम में हारते हुए, वो उनको अब कंसर्न क्रिएट करेगा, क्योंकि गेम्स ज्यादा बचे नहीं है आपके पास। और अब जो नीचे का गैप है, जो आउटसाइड ऑफ द प्लेऑफ्स की टीमों का गैप है, वो ज्यादा बचा नहीं है। तो जब दोनों चीजें नहीं है आपके पास मैचेस नहीं है, आपके पास गेम्स में गैप नहीं है, वो चीज देखते हुए मुझे लगता है कि तमिल तलाइवास अब स्लिप अप नहीं करना चाहेगी। और अगर वो यहाँ से स्लिप अप करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई कमबैक का स्कोप भी है उनके पास। परफॉर्मेंस वाइज मुझे लगता है अर्जुन एक बार फिर उन्होंने वो एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया। बट बाकी प्लेयर्स का क्या, क्या सिर्फ अर्जुन की परफॉर्मेंस के साथ रिलायंस है पूरी टीम का? अगर वैसा है तो फिर उस केस में आपके पास अल्टरनेट्स क्या है? अल्टरनेट अभी तक नहीं दिख रहे। तो वो एक कंसर्न। वहीं पे लास्ट गेम जो उस दिन हुआ, परसों के दिन, वो था पुनेरी पल्टन खेली जयपुर पिंक पैंथर्स के सामने। और जिसे कहते हैं ना क्रश करना किसी टीम को, वो दिखाया पुनेरी पल्टन ने। जिस तरीके से पुनेरी पल्टन उस गेम में खेली है, आप क्वालिफाई कर चुके हैं, आप एक ऐसी टीम के सामने खेल रहे हैं जो क्वालिफिकेशन के लिए फाइट कर रही है। उस तरह के गेम में आप एक चाहते हैं कि आप थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंट विक्ट्री लें, लेकिन इस तरीके की विक्ट्री की आप सामने वाले को क्रश कर दें और सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा है कि हो क्या रहा है, क्योंकि जयपुर पिंक पैंथर्स रेटिंग वाइज अगर आप देखोगे उनको, अली सोमादी,
एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर की तरह निकल रहे हैं, पिछले 3 गेम से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर आप देखें डिफेंस, मुझे लगता है कवर पे दीपांशु, उनसे इतनी ज़्यादा गलतियाँ आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे और आप चाहेंगे भी नहीं कि वो उतनी गलतियाँ करें। क्योंकि सामने जब पुनेरी पल्टन खेल रही है, वो ऐसी टीम है, जिस तरीके से वो टीम बनाई गई है कि वो आपको फोर्स करेगी कि आप गलतियाँ करें। और जयपुर से एक ही चीज़ एक्सपेक्टेड थी, जो मैं उस गेम में एक्सपेक्ट करके गया था कि जयपुर कम से कम अपने आप को एक्सपोज होने दे और कम से कम गलतियां करे, और वो बिल्कुल नहीं हुआ। क्योंकि आप देखिए दीपांशु 6 अनसक्सेसफुल टैकल, उसके बाद आप देखिए राइट कॉर्नर 4 अनसक्सेसफुल टैकल। तो इतने अगर आप अनसक्सेसफुल टैकल कर देंगे, सामने वाली टीम को मौका देंगे। अगर आप इवन देखेंगे रेजा, जो कि दूसरे कवर पर खेल रहे थे, उनसे भी 5 अनसक्सेसफुल टैकल। तो आपने इतनी ज्यादा गलतियां कर दी हैं कि आपके रेडर्स के पास कमबैक का स्कोप ही नहीं बचा है। और मार्जिन ऑफ विक्ट्री अगर आप देखेंगे, आप किसी टीम से 33-57 हारते हैं, तो वो डेफिनेटली आपका मोराल भी ब्रेक कर कर जाती है, क्योंकि उस तरह के गेम्स आप हारना नहीं चाहते इतना क्लोज टू प्लेऑफ्स, वो भी अगर आप कंटेंशन में हैं अभी। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है जयपुर का अगला गेम कितना क्रूशियल है उनके लिए, क्योंकि कैसे वो इस गेम को लेकर मेंटली जाते हैं, वो डिपेंड करेगा उनके अगले गेम के परफॉर्मेंस पे। बट एट द सेम टाइम पुनेरी पलटन, अ, क्या परफॉर्मेंस आप डिफेंस से एक्सपेक्ट करते हैं और क्या आप रेडर से एक्सपेक्ट करते हैं, वो उन्होंने कंप्लीट पैकेज परफॉर्मेंस दी। आप देखें गौरव खत्री को, आप देखें नागराजन को, आप किसी भी प्लेयर को उठा के देखें डिफेंस में, ना वो गलती कर रहे हैं, ना वो रेडर को पॉइंट लेने दे रहे हैं। तो उस तरह का परफॉर्मेंस, 7-8 पॉइंट लेना और दो डिफेंडर अगर 7-8 पॉइंट ले ले, तो वो मुझे लगता है गेम डिफाइन कर देता है आपकी टीम की साइड। और वही हुआ, अगर आप यहाँ पर भी देखें, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सक्सेसफुल टैकल्स का रेशियो देखें, एक टीम 8 पर, एक टीम 19 पर है। मतलब जितने आपका एक डिफेंडर टैकल कर रहा है, उतने सामने वाली टीम के सारे प्लेयर कर रहे हैं, तो आप मैच कैसे नहीं जीतेंगे वो आपको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है मेरे हिसाब से। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो गई यहाँ पर चीज, और उसी चीज को कैरी फॉरवर्ड करेगी पुनेरी पल्टन। तो मुझे लगता है कि वो वन ऑफ द लीथल टीम बनकर आएंगे प्लेऑफ्स के अंदर, और वो उस तरीके से परफॉर्म कर भी रहे हैं। चलिए कल के गेम पे बात करते हैं। कल मुझे लगता है जो बेंगलुरु बुल्स और पटना का गेम हुआ है, मैं उस पे बात करूंगा स्पेसिफिक। वो गेम में मुझे लगता है अगर बेंगलुरु बुल्स को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा उस गेम से, क्योंकि उस तरीके का गेम बेंगलुरु बुल नहीं हारना चाहती, जहां पे वो पटना या बंगाल से खेल रहे हैं, जो बिल्कुल ही डाउन ऑन द टेबल है। और वहां पर आप ऐसा गेम हारते हैं जहां पर आपके प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस ही पुट ऑन नहीं की। आप हारना एक चीज होता है, और परफॉर्मेंस ही पुट ऑन ना करना एक, वो एक अलग चीज होता है। तो वो मुझे लगता है दिखी अली रेजा बेंगलुरु बुल्स के लिए, मुझे लगता है एक और बहुत अच्छी फाइंडिंग है इस सीजन। जिस तरीके से उन्होंने यंग डिफेंडर्स पर ट्रस्ट किया, एक यंग रेडर पर ट्रस्ट किया, वो रीपे किया वहां अली रेजा ने। एक बहुत ही अच्छा उनका रेडिंग परफॉर्मेंस, लेकिन उसके बाद पूरी टीम आई थिंक नोवेयर क्लोज टू एनी परफॉर्मेंस। और वो आप नहीं चाहते प्लेऑफ्स के इतने क्लोज। अगर आप स्कोर्स देखेंगे प्लेयर्स के अगेन, तो दो दो एक एक पॉइंट पे आपके प्लेयर्स हैं। और वो डिफेंस का बिल्कुल ही पॉइंट ना लेना, डिफेंस आई थिंक पूरे गेम में 4 पॉइंट, तो वो नहीं चाहेंगे आप अब इतना क्लोज टू प्लेऑफ्स। और वहीं दूसरी तरफ अगर मैं देखूं, जो सामने वाली टीम है पटना पायरेट्स, क्योंकि ये गेम जिस तरीके से था, रेडर से ये एक्सपेक्टेशन थी, और वो रेडर ही एक्सपेक्टेशन पर आप परफॉर्म कर कर गए। अयान एक और अच्छा परफॉर्मेंस, सुधाकर ने एक दो अच्छे रेड डाले, मुझे लगता है एक दो सब्स्टिट्यूट से प्लेयर जो आए उन्होंने अच्छे रेड डाले। तो ऑल टुगेदर मुझे लगता है कि बैटल ऑफ रेडिंग था ये, जहां पर आपके पास एक तरफ आकाश शिंदे है, फिर आपके पास अली रेजा हैं। तो उन सब प्लेयर्स के होते हुए और दूसरी तरफ आपके पास पटना के अयान हैं। तो रेडिंग बैटल में आप चाहते हैं कि आपका डिफेंस स्टेप अप कर कर परफॉर्म करे, बट वो नहीं हुआ। तो बेंगलुरु बुल्स इस गेम से उनको डिसअपॉइंटमेंट जरूर होगी। ये गेम जीतने वाला गेम था जो उन्हें जीतना चाहिए था, बट अब अगले गेम में कुछ और प्लान करना होगा, क्योंकि ऐसे आप नहीं जाएंगे आगे आने वाले गेम्स में। वहीं पे जो कल दूसरा गेम हुआ, जहां पर तेलुगु टाइटंस खेले, और तेलुगु टाइटंस और यूमुम्बा का गेम मुझे लगता है काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी गेम है ये भी। क्योंकि तेलुगु टाइटंस, आप देखें पिछला गेम आप हारे, टाई ब्रेकर में जाकर हारे, आप वो नहीं हारना चाहते थे, वहां आप जीत सकते थे, आपको वो मैच जीतना चाहिए था। आप वहां से आते हैं, आप यूमुम्बा के सामने खेलते हैं,
एक ऐसी यू मुंबा जो कुछ ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा कंसिस्टेंट फॉर्म से आ रही है, एक्सपोजेबल यू मुंबा मैं कहूंगा। और आपके पास जिस तरह के प्लेयर्स थे आप वो कर सकते थे, वैसा नहीं हुआ। आप देखें कवर्स का परफॉर्मेंस स्पेसिफिक अगर मैं देखूं, अजीत और अवी दोनों ऐसे प्लेयर हैं जो मुझे लगता नहीं है कि अभी प्रिपेयर हैं तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे लगता है वो एक ही स्पॉट बचा है जहां पर तेलुगु टाइटंस के कोच अभी थोड़े से कंसर्न होंगे। अदरवाइज उसके अलावा आप देखें भरत की अच्छी परफॉर्मेंस, विजय मलिक की अच्छी परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस वाइज आप तेलुगु टाइटंस को मुझे लगता है कवर्स के अलावा कहीं पे अभी इस टाइम पे उतना क्रिटिकली जज नहीं करेंगे। वहीं पे दूसरी तरफ अगर मैं देखूं यू मुंबा मुंबा की भी स्टोरी सेम है। यू मुंबा कोई उतना ज्यादा एक डिपार्टमेंट पे हैवी नहीं खेली, उन्होंने भी वही दो तीन पॉइंट लिए। अच्छी चीज जो मुझे दिखी, जो मैं पिछले 3-4 वीडियो से बोल रहा था कि आप परवेश और लोकेश जो तो आपके कवर कॉर्नर है उनसे परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं। आज भी पॉइंट नहीं लिए बहुत ज्यादा, लेकिन आज थोड़ा कन्विंसिंग दिख रहे थे मैट के ऊपर, थोड़ा लग रहा था कि उनमें कॉन्फिडेंस है वो उस तरीके का पहले जैसा। तो वो देखकर मुझे अच्छा लगा। अ, अजीता वापिस एक अच्छी रेडिंग उनकी, और बाकी रेडर्स ने भी अच्छा सपोर्ट किया। अब मैच जीतते हैं तो मुझे लगता है उतना आपकी कमियां ढक जाती हैं, बट ओवरऑल एक अच्छा परफॉर्मेंस पुट ऑन किया यू मुंबा ने भी। वहीं पे लास्ट गेम यूपी योद्धास और हरियाणा स्टीलर, जो स्टोरी तेलुगु टाइटंस की है उसके वही सेम स्टोरी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रेप्लिकेट कर दी यूपी योद्धास ने वहां पर। क्योंकि यूपी योद्धास की तरफ से भी आप उनका पिछला गेम देखे जिस तरीके से वो जीते कन्विंसिंगली, उसके बाद वही आपने परफॉर्मेंस पुट इन नहीं किया अगले गेम में और आप मैच हारे। जिस तरीके से खेल रहा है डिफेंस यूपी योद्धास का, फिर से वही प्रॉब्लम दिखी कि आप बिल्कुल भी अग्रेशन तो है लेकिन कब एग्रेशन दिखाना है कब नहीं दिखाना है कोई क्लैरिटी नहीं है। वहीं पे आप देखिए सुमित, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। महेंद्र से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ अच्छे टैकल्स वो डालें कवर पे, वो भी नहीं आते। तो ऑल टुगेदर मुझे लगता है यूपी योद्धास के जो स्टोरी है वो काफी ट्रिकी हो गई है अब यहाँ से कि वो किस तरीके से गेम को आगे लेके जाना चाहते हैं। तो वो चीज प्लस सामने जिस तरीके से हरियाणा स्टीलर्स का डिफेंस खेला और शिवम पतारे जिस तरीके से खेले, उन्होंने तो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट शो ही पुट ऑन किया। बट जिस तरीके से खेला हरियाणा का डिफेंस, क्योंकि हरियाणा आप पिछले 4 मैच जो वो हारे वो अपने डिफेंस की गलतियों से हारे, अपने डिफेंस के परफॉर्म ना करने की वजह से हारे। बट आज जिस तरीके से उनका डिफेंस परफॉर्म किया, वो पुराना हरियाणा स्टीलर दिखा जो स्टार्ट ऑफ द सीजन में दिख रहा था। जयदीप एक अगेन वन मैन शो मैं कहूंगा उनको डिफेंस में जो उन्होंने चलाया, उसके साथ बाकी डिफेंडर्स ने काफी अच्छा सपोर्ट किया। सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगता है हरियाणा की तरफ से कि अनसक्सेसफुल टैकल्स नहीं आए आज बिल्कुल भी, और वो मिनिमल रखेंगे तो मुझे लगता है आने वाले गेम्स में अच्छा परफॉर्म करेंगे और उनकी टीम भी अच्छा परफॉर्म करेगी। हरियाणा काफी कंफर्टेबल हो गए हैं अब, तो मुझे नहीं लगता है कि उनको अब उतना प्रॉब्लम आने वाला है। वो थोड़ा उनके जो अगले गेम्स हैं वो देखकर पता चल जाएगा कि वो किस तरीके से प्लेऑफ्स की तरफ बढ़ रहे हैं या क्या उनका स्कोप है। बाकी ये तो था कल और परसों के गेम्स का रिव्यू। अब इसके बाद प्रीव्यू के लिए मैं एक और सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। उसमें प्रीव्यू के साथ एक चीज ये जरूर देखेंगे कि आने वाले जो गेम्स हैं कुछ टीमों के, स्ट्रगलिंग टीमों के, वो किस तरीके से हैं। तो उसके लिए स्टे ट्यून। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं, या आपको यहाँ ऊपर भी दिख जाएगा वो लिंक, तो वो जरूर देखें। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो के लिए बने रहें।